अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान मॉर्निंग्स में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाए। आज की सुबह का आगाज अजीम शान ऐलान से मैं करना चाहता हूँ। इस कौम के लिए जो मेरे दिल में दर्द है और जो मैं इस कौम का ख्याल रखना चाहता हूँ, उसका आज आलमी मुजाहरा मैं करना चाह रहा हूँ सारी दुनिया के सामने। अच्छा, ये एक एहसन इकदाम, एहसन इकबाल साहब नहीं, एहसन इकबाल साहब नहीं, एहसन इकदाम साहब की बात कर रहा हूँ मैं। एहसन इकदाम मैं करूंगा और उसकी वजह क्या है? हुकूमत ने मुझे इस काबिल किया कि मैं ये काम कर सकूं। अच्छा, लोगों की खिदमत कर सकूं, ये वजह है। हुकूमत को क्रेडिट जाता है इसका। हुकूमत ने जो 4 रुपए रोटी के कम किए हैं उसकी वजह से 20 रुपए। आसिफ करवानी साहब ने भी कल ट्वीट की है, मैंने तंदूर से रोटियां मंगवाई और 20 रुपए की रोटी मुझे पड़ी। भाई 16 रुपए की हो रही है रोटी, हो गई है। विफाक में भी 16 रुपए। सही है, सही है। केपी में देखो स्टार्ट कहां से हुआ मामला। मरियम साहिबा ने पंजाब में रोटी को करवा दिया 16 रुपए का, ठीक है। उसके बाद वफाक में और केपी में भी ये मामला हो गया, ठीक है। अब बाकी 2 सूबे भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह करेंगे। उनको भी जाहिर है वो पकड़ना तो है उस स्पीड को, उस पेस को कि भाई वहां पर काम हो रहा है तो चलो हम भी करें। तो मैंने इस वजह से ये सोचा कि अवाम उन्नास को रोटियां बांटी जाए। तो रोटियां मिल रही हैं? मिल रही, जब भी मैं लेकर आया हूँ सुबह। देखो ये रोटियां होती हैं मेरे दोस्तों, गरीबों, ये रोटियां होती हैं। हाँ, नहीं वो तो हमने देखा है। वो बंदा वो कहता है बेलने के लिए, लेडीज एंड गरीबों आओ मैं रोटियां बांटूं। अच्छा, मैं रोटियां बांट रहा हूँ आप लोगों में। गरीबों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे जैसों, आओ रोटियां बांट रहा हूँ मैं। ले लो, आ जाओ, चलो भाई ऑफिस वालों, मेरे दोस्तों, जिस जिसको रोटी चाहिए आ जाओ रोटियां ये लो, शाबाश, चलो ठीक है जी। ये कितनी रोटियां चाहिए? 2 ले लो, चलो तुम्हारा साइज ज्यादा है। ये 2 रोटियां आप भी ले ले, चले 1 और ये 2, शाबाश। इधर दूसरी भी ले लो, इधर। इतनी जल्दी तो रोटियां बांट रहा हूं मैं, ऊपर से जल्दी दिखा रहे हो। आ जाओ रोटियां ले लो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आ जाओ रोटियां ले लो। फिर मैं बंद कर दूंगा। वो मुस्कुरा रहा है, उसको सीरियसली नहीं ले रहा। आ जाओ। रोटी सस्ती हो गई है, मैं बांट रहा हूँ रोटी, हाथ मिला रहा है, ठीक है। ये लो, चलो शाबाश, ये रोटियां दे दी हैं। खुश हो गया मैं आज, बेहतरीन, ठीक है जी। सब बांट दिया आपने तो। 4 रुपए कम हुए तो मैंने अवाम उन्नास के लिए देखे रोटियों का एक समुंदर बहा दिया। हाँ, रोटियों का लंगर लगा दिया। लेकिन वो ननबाई वगैरह सब मिल रहे हैं, मतलब कर रहे हैं काम। ये देखिए, ये मेरा मसला नहीं है, मैंने ढूंढ लिया और अब जो है वो मैंने जो है वो ठीक है। अच्छा, अब मजे की चीज ये कि रोटियां तो हो गई हैं, आपने बांट दी जी। अब वो जो 4 रुपए कुछ दिन पहले हमें किसी और चीज की मद में देने पड़ रहे हैं, उसका क्या करेंगे? उसके लिए गैलन वैलन कुछ लेके आए, कुछ गैलन वैलन में कौन सी चीज? पेट्रोल बांटे हैं। पेट्रोल पे 4 रुपए बढ़ गए? सही सुनने में आ रहा था कुछ। लाओ भाई रोटियां वापस करो मेरी रोटियां। यार ये तो आवाम खुश हो गई है, तो ये क्या तरीका कार है? मतलब मैं रोटियां बांट रहा हूँ, आपने तो मुझे 4 रुपए की खुशी जो मैं लोगों को देना चाह रहा था, पेट्रोल याद दिला दिया आपने मुझे। वापस करो मेरी रोटियां। क्या मतलब जाओ तुम लोग, जो खाना है खाओ, जिस तरह खाना है, मेरी रोटियां वापस करो। लाओ वापस करो। वो भाई वो दूसरी रोटी भी उधर से भी लेकर आओ सब। चलो बहुत हो गई यार। आप सीरियस है? और क्या, ये मैंने रोटियां दी थी इस वजह से कि रोटी की कीमत कम हुई थी। अब पेट्रोल की बढ़ गई तो मैं अपना उसको कैंसिल ना करूं। इफेक्ट क्या, संभाल के रखो, ये रोटियां मैं ही खाऊंगा आज। अजीब बात है यार। अच्छा भाई याद दिला दिया आपने मुझे। ये ऐसा ही है भाई, और मैंने तो तस्वीरें भी खिंचवा ली है जी। ये क्या किया है वैसे आपने? मतलब ऐसा ही होता है भाई, कुछ ऐसा ही होता है। सी बात हो गई, लेकिन ठीक है। फुट ढूंढो, रोटी सालन अपना, जो करना है करो। सालन में तेल होगा, जो करना है करो भाई। मैं अब सरोकारी नहीं है, सरोकारी नहीं है। ये रोटियां मैं खाऊंगा। अच्छा बस चलो सही है। किस चीज के साथ खाएंगे? कोई अंडे पराठे? मतलब अंडे, उस पे भी कीमत कम होगी इंशाल्लाह। अंडे मैं सोच रही हूँ मैं मुर्गियां पाल लूंगा, ऐसे मैं आपको बताऊं। 4-5 साल कर लें। हाँ, मुर्गियां पाल ली ना, देखें हफ्ते के 4-5 अंडे तो आए ही आए। रोजाना 1 अंडा देती है। हाँ, तो आए ही आए। तो रोजाना मतलब घर वाले आराम से 2-2 अंडे बंदा एक दिन में खाए। भाई अंडे से आपको मैं एक खबर देता हूँ, बड़ी ही कमाल की खबर, और ये बड़ा जबरदस्त वाकया है। इस वाकये में हम सब के लिए लेसन है। वो क्या है? वो अंडे की कीमत तकरीबन इंडिया में होती है, पाकिस्तान में होती है इधर 10 रुपए 12 रुपए, इंडिया में होती है कुछ 6 रुपए समझ लो। दर्जन कितने हैं? दर्जन कितने? 12 नहीं, अंडे एक दर्जन अंडे कितने के पड़ेंगे? कितने के हैं भाई? अगर हिसाब लगा लो सीधा सीधा। हाँ, बताओ ठीक है, बताओ। अगर 10 रुपए का एक अंडा है तो 120 रुपए के। अगर 20 रुपए का है तो 240 रुपए के अंडे हुए एक दर्जन। लेकिन एक अंडे की कीमत है 2.25 लाख रुपए। 2.25 लाख रुपए का एक अंडा नीलाम हुआ है इंडिया में, श्रीनगर में। बेसिकली श्रीनगर तो खैर इंडिया का है, वो तो मकबूजा कश्मीर है बेसिकली, तो मकबूजा कश्मीर के अंदर वहां पर एक ये अंडा है
जो कि नीलाम हुआ है और 2.25 लाख रुपए का ये नीलाम हुआ है आम सा अंडा। लेकिन हुआ क्या, वहां पर एक मस्जिद बन रही थी, ठीक है, उस मस्जिद के लिए डोनेशन वगैरह कलेक्ट किया जा रहा था। अब जब डोनेशन कलेक्ट किया जा रहा था तो हर शख्स अपनी इस्तिताअत के मुताबिक डोनेशन देता है, जिसका भी दिल चाहता है कि वो उस मस्जिद की तामीर में हिस्सा मिलाए, तो सब लोग अपना हिस्सा उसमें मिला रहे थे। सही है। तो वहां पर एक खातून थी जो कि बहुत गरीब खातून थी उस मोहल्ले की, और बेवा खातून थी, एक उसका बच्चा था, अपने बिल्कुल ही जिसको आप कहते हैं ना कि एक बहुत ही एक कमरे का जो घर होता है, जो कि आप घर भी नहीं कह सकते उसको, टूटा फूटा सा मकान उसका, उसमें वो रहती। और वहां पर उस खातून ने जाकर उसने कहा कि ये एक अंडा मेरे पास है और आप ये एक अंडा मेरी तरफ से डोनेशन रख लीजिए। अच्छा। मस्जिद की तामीर के लिए इसको जिस तरह आप चाहें इस्तेमाल कर लीजिए। जज्बा उस औरत का। अब जब मस्जिद की जो कमेटी थी, ज़ाहिर जो चीज़ें उन्होंने आई सारी उसको इस्तेमाल करना था, मस्जिद वालों ने सोचा कि सब चीज़ों को तो हमने इस्तेमाल कर लिया, इस अंडे का हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने की उसकी नीलामी। उन्होंने कहा कि देखें इस औरत का जज्बा ऐसा है, आप सबने देखा है, सब जानते हैं, ज़ाहिर मोहल्ले का एक मामला होता है, सब जानते हैं कि कौन गरीब है कौन अमीर है, किसके क्या हालात है। उसको नीलाम किया और नीलाम करने में उसकी जो नीलामी की कीमत थी, वो एक ताजिर थे दानिश हमीद साहब जी, उन्होंने वो अंडा खरीदा। और वो अंडा उन्होंने कितने का खरीदा? 54 नहीं, 54 नहीं, बोली तो लगाई है ना पहले, 2.25 लाख रुपए में खरीदा। मतलब बोली तो आगाज की ना, फिर उसके बाद वो आगे ले गए उसको, फिर बड़ा और आखिर में जो है वो 2.25 लाख रुपए तकरीबन उन्होंने दिए उस अंडे के, और वो अंडा जो है वो नीलाम हुआ। मजेदार बात है वैसे ये, लेकिन जज्बे से आप देखें, आप इस जज्बे की, खातून के जज्बे की कदर करें कि उन्होंने के घर में था उन्होंने दे दिया, ये नहीं किया कि अब मस्जिद बन रही है तो मेरा तो अपना खुद नहीं है कुछ, तो मैं आगे क्या दे सकूंगी। क्या है, क्योंकि अगर एक खजूर भी तुम्हारे पास है सदका कर दे, सदका करने की उन्होंने बात की है ना, कि ये नहीं है कि अगर आपके पास करोड़ों है तो आप सदका करें। हाँ, जो अगर आपके पास 10 करोड़ है और उसमें से आपने 1 लाख रुपए सदका कर दिया या 1 करोड़ रुपए सदका कर दिया, तो 1 करोड़ रुपए जो है वो 10% हुआ उसका। लेकिन अगर किसी के पास 10 रुपए हैं, उसमें से उसने 5 रुपए का भी सदका किया तो 50% उसने अपना दे दिया, जो भी उसके पास अमाउंट था। बिल्कुल, तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दे, वो तो फिर चाहे कुछ भी सदका देने वाले बने, उससे अल्लाह ताला आपका रिस्क बढ़ाता है। अच्छा, अब वैसे ये भी दुनिया का कितना एक अजीब सा निजाम है कि किसी की तरफ इतना ज्यादा और किसी की तरफ बिल्कुल कुछ नहीं। ये अल्लाह ताला की डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल ये उसकी मर्जी है, और उसने इसमें हमारे लिए बहुत सारे सबक रखे हैं। और भारत से ही एक और मिसाल मैं आपको जरा बताऊं, वो एक वाक्य सुना दूं, वो एक बच्चे को स्कूल टीचर ने कहा क्लास में कि बेटा ये टॉफीज है, अच्छा, ये बांट दो। तो बच्चे ने कहा कि कैसे बांटूं? तो कैसे बांटूं मतलब ये कि सबके पास जाओ और सबको बांट दो ये टॉफीज। तो उसने कहा नहीं, इंसान के तरीके से बांटूं या अल्लाह के तरीके से बांटूं? तो टीचर जरा कंफ्यूज हुआ, उसने कहा अच्छा अल्लाह के तरीके से बांट दो। तो बच्चा हर एक के पास गया, किसी को 1 टॉफी दी, किसी को 4 टॉफियां दी, किसी को नहीं दी, किसी को 10 टॉफियां दी, किसी को 2 टॉफियां दी, इस तरह। तो टीचर ने पूछा कि ये तुमने किस तरह बांटा है, इंसानों का तरीका क्या होता है? कहता इंसान अगर बांटता तो सबको एक एक करके बांट देता, सबको इक्वल, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें जिस तरह से चीजें बांट कर दी है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को बिल्कुल नहीं, ये उसका तरीका है बांटने का। बिल्कुल, उस पर हमें खुश रहना है और उस तरीके से ही जो कुछ हमारे पास आया है उसमें उसकी राह में खर्च करना है। बिल्कुल, और उसमें भी फिर उसमें हम पे है कि हम इस्तेमाल अपने उसको वेल्थ को किस तरह से करते हैं और कहाँ से कमाते हैं, ये भी फिर बड़ा अहम सवाल है। लेकिन खैर बार वेल्थ की बात हो रही है, एक तरफ इतना ज्यादा और एक तरफ कुछ भी नहीं। इसकी मिसाल में मुझे इसलिए याद आई कि अभी रिसेंटली भारत में एक शादी हुई थी, और शादी तो क्या ही वो हुई थी, वो तो बेसिकली जानने वाला है वो मेरा लड़का के उसका बाप नहीं, लड़का भी जानने वाला है ना भाई वो मेरा। अच्छा, हाँ, जानता हूँ उसको, अंबानी नाम है उसका। हाँ, अंबानी, मैं उसी की बात कर रही थी। बिल्कुल, मैं तो शादी जिसकी हुई है उसको मैं समझी है लड़का शायद आपका दोस्त है, तो मैं लड़के के बाप की बात, लड़के के ससुर की बात कर रही थी मैं। अच्छा, अंबानी की तो बेटी की शादी हुई है ना, तो अंबानी के बेटे की बेटे की। तो अंबानी साहब के जो बेटे हैं वो अब अनंत अंबानी उनका नाम है, और दुनिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन और वो सारे उस शादी में मौजूद थे। अब वो शादी की मुख्तलिफ तकरीबात थी और मुख्तलिफ जगहों पर वो जाहिर प्लान हुई थी। अब एक जामनगर एक जगह है भारत में, और वहां पर फ्लाइटों की आमदोरफ्त का सिलसिला होना था, और इन्हीं की शादी के कुछ दिन के फंक्शंस वहां पर होने थे, और जो बहुत सारे लोगों ने उन जहाजों में वहां आना था, बहुत सारे लोगों ने आना था, और फ्लाइट्स टोटल जो शादी के 5 दिनों की जो तकरीबात
में जो जहाज वहां पर आए वो तकरीबन 600 फ्लाइट्स की आमदोरफ्त वहां पर हुई उस एक जामनगर के एरिया में। और जाहिर है अब वो सिविल एविएशन तो कंट्रोल से उनके बाहर था, 5 दिनों में 600 फ्लाइट्स, और उसके ऑपरेशंस को स्मूथ रखने के लिए और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को अवॉइड करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के जो अमले थे उनको तैनात किया गया एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हवाले से। और उन्होंने फिर ये सोचा कि भाई हम इनको कहते हैं कि भाई आप आके इन सारी फ्लाइट्स को रेगुलेट करें, और इन्होंने फिर वो काम किया। यानी कि एक बिजनेसमैन की शादी के लिए भारतीय जो एयरफोर्स है वो तैनात थी। बिल्कुल, वेरी गुड। मैं भी शादी ऐसे ही करूंगा, दूसरी अपने बच्चों की। अच्छा मतलब इस तरह। एक तो ये लोग किसी न किसी तरह मेरा फड्डा करवाओगे तुम लोग। मैं तो वैसे मुझे क्या पता था कि आप भी चुटकुले बीच में बच जो है वो छोड़ते रहो। मुझे क्या पता था कि आप भी एक अंबानी हैं, ये तो मुझे आज पता चला है। मतलब नहीं, तो भाई देखे हर इंसान के दिल में तो एक अंबानी होता है। अंबानी वैसे मेमन है या नहीं? अंबानी सिंधी है। हाँ। अच्छा, ये सारे वो जो है ना वो वाली बेल्ट है। हाँ, क्या बात, शायद मेरा ख्याल है, मैं हो सकता है। हाँ, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं तो वैसे ही सवाल सिंधी है या फिर वो आखिर में जिसके कर आता है वो सिंधी है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जैसे तेंदुलकर, ग्वारिकर, शायद या तो ये सिंधी की जो है वो सरनेम्स हैं, या अंबानी और गुलकानी और वगैरह। ये चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल भी मेरे सेंस से निकल गया होता है। ठीक है, करेंगे, लेकिन हर चीज तो नहीं याद रहेगी ना। इतना ठीक है मैं जीनियस हूँ, ठीक है कि मुझे सब पता है, लेकिन कभी कभी इंसान के सेंस से निकल जाता है। मैं इस बात पे अफसोस का इजहार करना चाहता हूँ कि मुझे आज ये चीज याद नहीं है। अफसोस का इजहार करें, लेकिन मैं तो हैरत में थी कि भाई पूरी जो मतलब पूरी तो नहीं, लेकिन जो भी है उसकी फ्लीट या उसके लोग या वो जो भी उनकी एक यूनिट या जिसको हम कहते हैं ना एक फास्ट किस्म की उनकी जो टीम है वो पूरी इंडियन एयरफोर्स की इनकी अंबानी के बेटे की शादी कराने में लगी हुई। लेकिन ये जो अफसोस का मैंने इजहार किया, इस पर क्या कंपनी मुझे छुट्टी देगी? मैंने कल छुट्टी तो की थी, वो बीमारी की वजह से की थी, तबियत मेरी खराब थी। हुआ क्या था वैसे? बुखार, गला अजीब बहुत ज्यादा जकड़ा हुआ पकड़ा हुआ जो होता है ना कि आपसे बोला भी ना जा रहा हो, जिस्म में दर्द। कल भी मैं रात को बस वो फिर दवाई गोली मैंने खाई, फिर सोया तो अब मेरा खुद खाई गोली? हाँ, मैंने सिस्टम हमारे यहाँ पे है। नहीं, मुझे लगा किसी को खिलाई। वो भी गोलियां होती हैं। वो गोलियां नहीं थी, सही वाली बीमारी। 2 तरह की गोलियां हैं, एक है मारने वाली, नहीं, और एक गोली है जो अगले को हम देते हैं। गोलियां दे रहा है, बहुत गोलियां। वो चाइना ने एक कंपनी है, उसने एक नई किस्म की लीव्स का सिस्टम शुरू किया है, वो है सैड लीव्स। यानी अगर आप उदास हैं, अगर आपकी जहनी सेहत आपको जरा जो है वो परेशान कर रही है, और आप जो है वो जरा दिल आपका भोजल सा है, भारी सा है, तो ये कंपनी आपको सैड लीव्स देगी। भाई उदासी की छुट्टियां, उदास हो चाहे छुट्टी करो मेरे दोस्त। ये है सिस्टम उन्होंने। ये कंपनी है फैडोंग लाई, ये चीनी कंपनी है, उसका नाम है फैडोंग लाई, और उन्होंने अपने मुलाजमीन की जहनी सेहत के लिए ये मुनफरिद तरीका निकाला है, और सालाना सैड लीव्स भी ली जा सकती हैं। और बेसिकली एक सुपर मार्केट है, ठीक है। और उन्होंने बेसिकली अपने जो है वो कस्टमर सर्विसेज के लिए काफी मशहूर है, और कस्टमर्स के ब्लड प्रेशर वगैरह को भी चेक करते हैं। जो भी मार्केट में आता है उसको हेल्थ सर्विसेज जो है वो काफी ये देते हैं। कस्टमर्स के पालतू जानवर वगैरह आप जैसा चला जाए कोई तो उसका भी बड़ा ख्याल रखते हैं। तो ये काफी लोगों के लिए एक तरीके से एक तो बिजनेस तो करते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा उनको मजीद उनकी सेहत के हवाले से भी फैसिलिटेट करते हैं, बाकी चीजों के हवाले से फैसिलिटेट। अच्छा, ऐसी भी कोई इसमें अनाउंसमेंट मेरा ख्याल है कि अगर कोई और कस्टमर आपके जो नुमाइंदे हैं, आपके एम्प्लॉइज हैं, उनसे बदतमीजी करता है, यानी कि कंपनी के एम्प्लॉइज से बदतमीजी वगैरह करता है, तो उस कंपनी के एम्प्लॉय को वो बर्दाश्त करने के और सब्र और तहम्मुल वाला जो एक है ना वो मेंटेन करने में पैसे मिलते हैं, उसका मुआवजा मिलता है। कितने पता नहीं 5,000 युआन। अगर हमारे यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, बर्दाश्त करने में पैसे मिले, मैं अमीर हो जाऊंगा भाई। मैं बता रहा हूँ, जितना मैं बर्दाश्त करता हूँ ना, मुझे नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, जितना इधर अदम बर्दाश्त हमारे यहाँ बढ़ रहा है, अगर आप इस पर पैसे लगा देना कि भाई अगर किसी ने हॉर्न दिया और आपने बर्दाश्त किया तो आपको पैसे मिलेंगे, आप यकीन करें एक तो गुर्बत खत्म होगी, कम होगी, बल्कि गुस्सा खत्म होगा। ये जो अदम बर्दाश्त के वाकयात, खबरें, हमारे पास खबरें बताने को नहीं होंगी, खबरें कि उसने लड़ाई की, उसने घूंसा मारा, उसने लात मारी, ये आप यकीन करें ये सिलसिला ये हो जाएगा। होना चाहिए सबर अलाउंस बिल्कुल। और मैं आइडिया दे रहा हूँ हुकूमत को। हाँ, सबर अलाउंस। लेकिन वैसे हम कर रहे होते हैं सबर, लेकिन अलाउंस भी मिलना चाहिए। अलाउंस कहाँ कर रहे होते हैं वैसे? सबर मैं तो बहुत करता हूँ। आप तो कर रहे होते हैं ना, लेकिन और क्या, ये अब रोटी मैंने वापस ली है, लोगों ने सबर किया ना। हाँ, तो उस पे उनको अलाउंस मिलना चाहिए कंपनी की तरफ से। हुकूमत दे, मैं नहीं दे रहा। हाँ, मैंने तो रोटी वापस ले ली। मेरा आखिरी खबर आपको देते हैं जी। जर्मनी की खबर मैं आपको देता हूँ। सबर से मुझे ये खबर भी याद आई कि मुसलमानों को कितना सबर करना पड़ रहा है इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाकयात की वजह से। जर्मनी में इस्लामोफोबिया के वाकयात में होशरबा इजाफा हुआ है,
और यूं कहिए कि डबल हो गया है पिछले साल के मुकाबले में। अगर कंपैरिजन किया जाए तो डबल हो गया है इस्लामोफोबिया वहां पर। और 2023 में मुल्क भर में वहां पर कोई तकरीबन 1464 केसेस सामने आए जो कि रिपोर्ट हुए इस्लामोफोबिक हेट क्राइम्स के हवाले से। और अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल की जो पहली छमाही है उसमें 137 इस्लामोफोबिक जराइम की इतला जो है वो मौसूल हुई पुलिस। अच्छा, गजा की जंग की वजह से ये मामला काफी बढ़ा है। गजा में जंग क्या हो रही है, वो तो एक जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है। तो अब वहां पर जर्मनी में बहुत सारे ऐसे इकदाम किए उन्होंने। वहां के लोग जो है वो एक समिट कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस कर रहे थे फलस्तीन के लिए, उसको कैंसिल करवा दिया जर्मनी की हुकूमत ने। इस कदर शिद्दत पसंद हुकूमत भी बन चुकी है जर्मनी की। और अब वहां पर इस वजह से, क्योंकि लोगों ने इजहार करना शुरू किया है इसके हवाले से कि इसराइल गलत कर रहा है और मुसलमानों के साथ और फलस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है, तो वहां पर इस हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और ये जहन में रखिए कि जर्मनी में कम से कम 5 मिलियन जो मुसलमान हैं वो मुकीम हैं और वो मुख्तलिफ वहां पर कुछ लोग पढ़ने आए हैं, कुछ लोग जो हैं वो कारोबार कर रहे हैं। 84 मिलियन की वहां की आबादी है, तकरीबन 5-5.5 मिलियन लोग वहां पर मुसलमान हैं जी। और ये उनके साथ क्राइम्स हो रहे हैं। बिल्कुल, अल्लाह रहम करे भाई। सिंपल सी बात है, ये बढ़ते रहेंगे ये मामलात और हमें अपने आप को पावरफुल भी बनाना है और अपने आप को ये समझने वाला भी बनाना है, जानने वाला भी बनाना है कि कैसे हम इनका मुकाबला कर सकते हैं। ऐसा ही है। अब हमें जाना है नाजरीन एक वक्फे की तरफ और वक्फे से जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम में बहुत कुछ है। स्टे विद अस। जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जर्मनी में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया की और उसकी जो बुनियादी वजह इस साल जो सामने आई है वो है गजा में जो इसराइली बर्बरियत हो रही है और जिस तरीके से फ़लस्तीनियों का कत्ले आम जेनोसाइड किया जा रहा है। उस जेनोसाइड के हवाले से जब आवाज़ें उठती हैं तो उन आवाज़ों को भी दबाने की कोशिश की जाती है। अब आपकी मुलाकात एक बड़ी ख़ास शख्सियत से करवाते हैं। ये एक इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं ये साहब। ताल्लुक़ इनका पाकिस्तान से है, अमेरिका में मुकीम है, लेकिन ख़ास बात यह है कि ये गए थे गजा। वहाँ पर इन्होंने यूरोपियन जो हॉस्पिटल है वहाँ पर सर्व किया और गजा में जो हालात हैं इस वक्त, क्योंकि हम जानते हैं कि मेडिकल कंडीशंस वहाँ की बिल्कुल ख़त्म कर दी गई हैं, मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई हैं। 34,000 से ज़ायद लोग वहाँ पर शहीद हो चुके हैं। उन्होंने ये तमाम मामलात अपनी आंखों से देखे और वहाँ पर लोगों का इलाज भी किया। आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली मखदूम से और उनसे गजा का अहवाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू आस्क यू, हाउ डिड यू मैनेज टू गेट इनटू गजा? क्योंकि हमने ये भी पिछले दिनों में बड़ा सुना था कि एड और डॉक्टर्स और सप्लाईज और ये सारी चीजें वहां पर नहीं है क्योंकि उनको भी जाने नहीं देते, रास्ता रोकते हैं, तंग करते हैं, तो वो बेसिकली तो चाह नहीं रहे कि उन लोगों के लिए कोई भी मदद के लिए जाए। आप कैसे पहुंचे? वॉज इट डिफिकल्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं गया था तकरीबन 2.5 माह पहले, तो आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेडिकल ट्रिप्स टू गो। तो WHO के थ्रू हुआ था। हम इजिप्ट के ज़रिए से गए थे, रफ़ा क्रॉसिंग से, और फिर हम रफ़ा गए थे बल्कि यूरोपियन गजा अस्पताल में। तो वहाँ पर जो सूरत हाल आपने देखी, हम चाहेंगे कि अगर आप हमें वो बता सकें कि क्या सिचुएशन थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब बंदा एंटर होता है गजा तो रफ़ा के थ्रू जाना होता है, और जो इजिप्शियन साइड है वहाँ पर तकरीबन 2-3 माइल्स की 8 ट्रक्स मौजूद हैं जिनके पास इजाज़त नहीं है एंटर होने की। एक तो इजरायली इजाज़त नहीं देते, ऊपर से इजिप्शियन खुद भी एंटर होने नहीं देते। और जब चीज़ें एंटर होती भी हैं तो उसमें से जानबूझ के ऐसे करते हैं कि 80% एयर जो एंटर होता है वो पानी हो, तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल सके फ़लस्तीनियों को। तो बहरहाल जब हम फाइनली पहुंचे वहाँ पर, तो बॉम्बिंग वो तकरीबन पूरी रात करते हैं पर्पसली, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो वहाँ के लोगों पर जब अपना सोने की कोशिश करता है तो खौफ में आए और मौत के बारे में ही सोच सके और कुछ सोच ना सके। तो जब वहाँ पहुंचे तो अस्पताल में तकरीबन 25,000 लोग अस्पताल के अंदर रहते हैं, हॉलवेज में सोते हैं, सीढ़ियों में सोते हैं, बाहर टेंट्स लगाए हुए हैं। बाज़ लोगों ने पार्टीशन की हुई किसी कपड़े से, बाज़ लोग ज़मीन पर सो रहे होते हैं।
तो वहाँ जो हालात है काफ़ी ख़राब है। और आप जो अस्पतालों की सिचुएशन है वो भी अगर आप हमसे शेयर करें, सप्लाईज की एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो कितनी, क्योंकि जाहिर जो बातें सामने आ रही थी वो तो ये थी कि जी एनेस्थेसिया भी नहीं है और ज़मीनों पर ऑपरेशन हो रहे हैं, किसी भी किस्म की मेडिकल, खासतौर पर शिफा हॉस्पिटल का जब हमने देखा कि अब तो वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। वो अस्पताल तो कुछ ज़्यादा ही तबाह कर दिया है, उसकी तो कोई हद नहीं है। लेकिन हत्ता शिफा अस्पताल की तो ज़मीनों से लाशें निकली हैं वहाँ पर जो सफाई कर रहे हैं। तो शिफा अस्पताल का वाकई बहुत बुरा हाल हुआ है। हत्ता जो गज़ा यूरोपियन हॉस्पिटल था जिसमें मैं था, वो बिल्कुल बॉर्डर के साथ था वो। तो अगर खुदा न खास्ता हमें इवैक्यूएट करना हो तो वहाँ से हम थोड़ा नज़दीक पड़े इजिप्ट के। तो जी वहाँ पर मेडिकल सप्लाईज बहुत लिमिटेड हैं। हत्ता जब सर्जन्स थे वो जब बेहोश करके सर्जरी करते थे, उनके पास इनफ मेडिकेशन ही थी पेशेंट्स को बेहोश करने के लिए। तो वो फिर कोई नया तरीका सोचते थे या कुछ ऐसा कुछ करते जहाँ पर वो बंदे की मिसाल पर अगर टांग पे ऑपरेशन होनी है तो वो जो नर्व जाती है उसको ब्लॉक कर देते थे तो बंदे को तकलीफ ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी सप्लाईज लिमिटेड थी। और मैंने खुद ER में पेशेंट्स आए हैं जिनकी ऐसा लंग कोलैप्स हुआ है और ज़मीन पे मैंने बकायदा बंदे का ऑपरेशन किया खुद ही ER के अंदर। अच्छा। तो और मेजॉरिटी जो आते भी हैं वो बच्चे होते हैं और औरतें होती हैं। तो बच्चों का क्या हाल होता है, किस किस तरह के जख्म उन पर आपने देखे? जी जी, जख्म काफ़ी शदीद हैं, हत्ता के बाज़ के सर फटे हुए थे, बाजू कटे हुए थे। एक बार तो ऐसा हुआ था कि 5 छोटे बच्चे एक टाइम पे आए थे, मरे हुए थे, तो उनके माँ बाप रो रहे थे। बाज़ के वूंड्स से कीड़े निकल रहे थे क्योंकि इतने पुराने वूंड्स से उसकी सफिशिएंट कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं थी। तो बाज़ वेंटिलेटर पे बैठे हुए 2-2 माह और सिर्फ न्यूट्रिशन की वजह से मर जाते थे क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता था। इस तरह की सूरत हाल थी। अच्छा, क्या हम कितना नंबर ये देखते थे बच्चों का कि जिनके वालिदैन का पता नहीं होता था कि उनके वालिदैन क्या है, कहाँ हैं, और वो आपके पास हॉस्पिटल में पहुंचते थे, उनके बारे में नहीं पता चलता था कि वो जिंदा है नहीं है या उनकी लोकेशंस नहीं पता होती थी लोगों को? इतने केसेस हैं कि लिमिटेड है तकरीबन। अब मैं आपको कौन से केसेस बताऊं, जो ज़हन में आती है सबसे पहले बंदा वही बता सकता है। लेकिन बाज़ तो वहाँ अस्पताल में खुद वॉलंटियर करते हैं जवान लड़के, क्योंकि उनके पास उनके माँ बाप डिस्प्लेस हो गए हैं या उनके खबर नहीं है कहाँ पर हैं, मरे हैं, जिंदा हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली 1 टाइम ए डे उनको मील मिलता था, अस्पताल में वॉलंटियर करते थे। लेकिन सर कितने केसेस हैं, बंदा कहाँ से शुरू करे, कहाँ से? उनका जज्बा उनका जज्बा क्या था? देखें, वो तो हम सब जानते हैं कि वहाँ पर बर्बरियत की, जुल्म की इंतहा हो रही है, लेकिन हम कुछ वीडियोस देखते हैं जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि दे आर वेरी रेजिलिएंट और उनका ताल्लुक उनके दीन के साथ, उनके मज़हब के साथ भी है और अभी भी वो लड़ने का जज्बा जो है वो उनके अंदर मौजूद है। देखें, जब ईमान का जो दीन और ईमान होता है ना, जब स्ट्रांग होता है तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, उस इंसान को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ के जो फ़लस्तीनी हैं उनका वाकई जज्बा बहुत है और खुदा पे यकीन बहुत है। और जो वहाँ पे जो रेजिस्ट कर रहे हैं, जो वाकई ज़मीन में लड़ रहे हैं, अब खुद सोचें एक इंसान जिसके पास पूरी दुनिया से कट ऑफ हुआ है और अमेरिका जैसा मुल्क इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, जो आज दुनिया में सुपर पावर माना जाता है, और ख़ुद वहाँ खड़ा होके उन मिसाइलों से लड़ना, उन गोलियों से लड़ना, उन टैंकों से लड़ना और आज दिन तक लड़ना, वाकई एक ईमान की वजह से ये काम होता है। अच्छा, ये बताएं कि खाने पीने की क्या सूरत हाल है वहां पर? जाहिर है एक तरफ तो मेडिकल सप्लाईज तो बहुत ही लिमिटेड है, वहीं पर हम देख रहे हैं कि खाना पीना भी नहीं है। लोग जो हैं वो घास को पानी में उबाल के उसकी खुशबू को सूंघ कर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह उनकी भूख में कुछ कमी वाकई हो रही है। तो खाने पीने की आपने क्या स्टोरी सुनी, क्या आपका अपना मुशाहिदा था? व्हाट वर यू ऑब्जर्विंग देयर? जो आपने तो बात खुद ही कह दी है, मैं ये कहने वाला था, वहाँ खाने पीने के लोग बकायदा घास खा रहे हैं और रमज़ान में तो लोग अपना रोज़ा घास से खो रहे थे और पानी के साथ मिक्स करके। हत्ता मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो खुद फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं। एक बंदा वो खुद यूरोलॉजिस्ट था, उसकी बीवी पैथोलॉजिस्ट थी और उनके पास चॉकलेट नहीं था अपनी बेटी को देने के लिए। मेरे कमरे में आके मेरे से चॉकलेट मांग रहा था बेचारा। वो तो खुद एक फिजिशियन था, उसकी एक नॉर्मल लाइफ थी, उसकी वो ईद बकरा ईद वो कुर्बानियाँ करते थे। तो आज
तो दूर की बात है, वो तो बेचारा चॉकलेट नहीं अपनी बेटी को दे पाता, रोटी उनको मुश्किल से मिलती है दिन में एक बार। तो वहाँ पे तो लोग भूख से मर रहे हैं, तो ऐसे ही है। अच्छा, कहाँ कहाँ से डॉक्टर्स, जिस तरह आप वहाँ पर गए, कहाँ कहाँ से डॉक्टर्स आए हुए हैं वहाँ पर और काम कर रहे हैं, और उन डॉक्टर्स के क्या जज्बात हैं जिनसे आपकी मुलाकात हुई? तो मैं गया था अमेरिका से, मैं डेयरबोर्न मिशिगन में रहता हूँ, जिसका आजकल पूरी दुनिया में, थोड़ा आपने शायद सुना होगा, बातें चल रही हैं एज जिहादी कैपिटल ऑफ अमेरिका। पर प्रोटेस्ट हुए थे, पीसफुल प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन इनको पता है क्योंकि मुसलमान हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा जलन हुई है मुझे लगता है। हत्ता अमेरिका में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, आप वाशिंगटन डीसी देखें, 300,000 लोग मौजूद थे वहाँ पर, प्रोटेस्ट कर रहे थे। वाशिंगटन डीसी को तो किसी ने नहीं कहा जिहादी कैपिटल ऑफ अमेरिका। तो बहरहाल हम यहाँ से गए थे, डेयरबोर्न से मैं गया था, फिर बास और फिजिशियंस भी गए थे अमेरिका से। एक हमारे साथ एक फ्रांस का भी बंदा था और जॉर्डन का भी बंदा था, और काफ़ी ममालिक से लोग जा रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि अब बम्बार्डमेंट कुछ ज़्यादा हो गई थी गज़ा में, और अभी ईरान का अटैक भी हुआ था, तो अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिस तरह आपने कहा कि भाई आप तो जिहादी कैपिटल ऑफ अमेरिका में रह रहे हैं, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि जर्मनी में इस्लामोफोबिक हेट क्राइम्स में इजाफा हुआ है, आप लोगों की तरफ कोई इस तरह का मामला? जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो अलकुद्स का प्रोटेस्ट हुआ था, अलकुद्स का प्रोटेस्ट इमाम खुमैनी ने किया था आज से कुछ 40 साल पहले तकरीबन। वो लास्ट फ्राइडे, हर रमज़ान के लास्ट फ्राइडे पे होता है फ़लस्तीनियों के लिए। तो यहाँ पर हम हर साल करते हैं, हम क्या पूरी दुनिया में करते हैं। तो डेयरबोर्न में उन्हें स्पेसिफिकली टारगेट किया था हमें, और आई वाज अ गेस्ट स्पीकर एक्चुअली इन दैट बिकॉज आई वाज आई विटनेस ऑफ व्हाट हैपेंड इन अलकुद्स। तो स्पेसिफिकली टारगेट किया था, और इस बात को अभी काफ़ी गर्म हुई है बात, हत्ता फॉक्स न्यूज़ में आया था, हिंदू टाइम्स में आया था, पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स में हमारा प्रोटेस्ट आया था, हत्ता पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होता है। बस वजह ये है कि हम मुसलमान हैं और या मुस्लिम तादाद यहाँ ज़्यादा है। तो how difficult is it to survive? हाँ, और हेट क्राइम को भी मैं पूछना चाहूंगी कि इस सारे सिचुएशन जब ये डेवलप हुई जेनोसाइड की गजा में, तो उसके बाद मुख्तलिफ वेस्टर्न कंट्रीज में हेट क्राइम मुस्लिम्स के अगेंस्ट भी बहुत बढ़ गया, यूएस के भी बड़े केसेस आए, यूके के भी आए। हाउ ऑफन हैव यू हर्ड कि भाई ये भी एक हेट क्राइम हुआ है और इस सिचुएशन से अराइज हुआ है, ट्रिगर हुआ है मुस्लिम? जी अब जो खास तौर पे ये जो जर्नलिस्ट जो आर्टिकल्स लिखते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा मसला यही है, क्योंकि जब ये आर्टिकल ऐसा लिखते हैं, एक इंफ्लेमेटरी आर्टिकल होता है, फिर यहाँ के जो लोग हैं जिनको असल में पता नहीं होता क्या हो रहा है फ़लस्तीन में, क्योंकि यहाँ के CNN देखते हैं, BBC देखते हैं, तो वो असल बात तो बताते तो नहीं है, तो फिर हेट क्राइम्स पैदा होते हैं। और बंदा बस यू हैव टू बी रेजिलिएंट। अब देखिए फ़लस्तीन में बम्बार्डमेंट हो रही है, वो फिर भी लड़ रहे हैं, तो हम यहाँ बैठ के थोड़ा बहुत हेट क्राइम को अगर हम फाइट नहीं कर सकते, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं मुसलमान हैं? एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अली मखदूम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि जब वो गज़ा का जो यूरोपियन हॉस्पिटल ऑफ गज़ा है वहाँ पर गए लोगों को की सहूलियात मुहैया करने के लिए, तो क्या उन्होंने वहाँ देखा। और ज़ाहिर है ये कमोवेश वही बातें हैं जो कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर बता रहे हैं आपको। सारी दुनिया का न्यूज़ मीडिया बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ मीडिया बिल्कुल सही तरीके से, कुछ मीडिया बिल्कुल झूठ बोलकर, लेकिन सारी दुनिया को पता है कि मामला है क्या, कौन इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है, कौन और ये किस हक के साथ है या बातिल के साथ। और ये बड़ा खतरनाक प्रेसिडेंट वेस्ट ने अपने लिए भी सेट कर दिया है। सिचुएशन बदलते हुए वो कहते हैं ना, टेबल्स कैन टर्न एनी मोमेंट, तो वो टेबल्स कैन टर्न, और अगर टेबल्स टर्न हुई और किसी दिन आप इस जगह पर हुए या वेस्ट का कोई और मुल्क, अल्लाह ना करे कि इतनी जुल्म और बर्बरियत किसी भी बेगुनाह इंसान के साथ हो। हम तो यहाँ पर, हमारा दीन तो हमें कैदियों के भी हुकूक देता है, और वो ये भी कहता है कि जानवरों से और पौधों से भी ऐसा सलूक करो कि अगले को जंग में भी उनके पौधे, फसलें और उनके जानवरों को नुकसान ना पहुंचाओ। तो अगर कभी आपकी तरफ ये टेबल्स घूम गई, तो फिर ये प्रेसिडेंट आपने सेट कर दिया है, जो आज गजा के लोगों के साथ हो रहा है वो कल को आपके साथ होगा। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। यह है पाकिस्तान मॉर्निंग्स।
बैक टू पाकिस्तान मॉर्निंग्स में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब आपको कराची लिए चलते हैं और कराची का एक इलाका है जिसका नाम है नारायणपुरा। नारायणपुरा की क्या खास बात है ये आप जरा एक रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद बात करेंगे इस पर। आपको पता चलेगा कि क्या कमाल की जगह है ये। मैं इस वक्त अक़लियती बरादरी पर मुश्तमिल एक ऐसे कंपाउंड के बाहर मौजूद हूँ जिसके कयाम को बरस का अरसा गुजर चुका है। नारायणपुरा कंपाउंड में सिख, हिंदू और ईसाई कम्युनिटी कैसे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। त्योहार हो या कोई और त्योहार, हिंदू कम्युनिटी भी अपने तमाम तर त्योहार यहाँ मुकम्मल जोश और खरोश और तैयारी के साथ मनाते हैं। नारायणपुरा तो नारायणपुरा है, समझा, सबसे बड़ा नारायणपुरा है इंडिया तक। नारायणपुरा जो कुछ होता है तो वहाँ पे जाता है, कभी इंडिया में ये हुआ ये है। और हम लोग माता की पूजा करते, जो खसरा निकलता है ना उसकी पूजा करते, उसका झाड़ा करते हैं। जो आते वो न्याज लेके चढ़ाते हैं, उसकी चढ़ा के देते, पूजा पाठ करते। ये सामानगिरी लेके हम लोग सारी पूजा पाठ करते। हमारी औरतें रास लीला करती है। हमारा त्योहार होता है यहाँ अच्छा ही मना जाता है, जैसा इंडिया है इसी तरह मना जाता है हर त्योहार। हमारे कोई रोक टोक नहीं है, कोई किसी का डर बर नहीं है, सब मनाता है। रहेंगे पाकिस्तान में, जिंदे भी रहेंगे मरे भी रहेंगे, हमारे मर के जाएंगे। हम लोग को तो बहुत अच्छा लगता है, हम लोग बहुत खुशहाल है अपने बच्चों में, घरों में, बाप दादाओं में, और ये मोहल्ले से भी हम खुश है। और यहाँ हमने जो जिंदगी गुजारी है, आज मैं बूढ़ी हूँ, बाल बच्चेदार हूँ, दादी नानी परदादी भी बनी हुई हूँ, लेकिन मुझे तो अभी तक यही है कि यही है। हिंदू ही नहीं बल्कि सिख और ईसाई बरादरी की खवातीन ने भी एक न्यूज से नारायणपुरा में गुजारे गए अपनी जिंदगी के लम्हात बयान किए। सिख अपना गुरुद्वारे में काम करते, जो कुछ भी अपनी दुआ बंदगी करनी, कुछ भी, और शादियाँ होती हैं यहाँ पर, फेरे वेरे होते हैं यहाँ पर, हमारे निकाह होते चर्चों में, आप भी जानते हैं, ठीक है ना बाजी। और दिन त्योहार जो ना हम सब हिल मिल के बना, वो अपना कर रहे थे, हम अपना सलाम दुआ सब सही बस, और सब हम यहाँ पर खुश है। नारायणपुरा कंपाउंड में 4 दाखिली रास्तों समेत 17 ब्लॉक्स हैं और इस एक ही मोहल्ले में मंदिर, चर्च और गुरुद्वारा मौजूद है। भगवद गीता तू ही नारायणी वीर विक्रमनी कांडे वसीतनी भक्ति ने आधीन हती मान सबनी कापी संकट देना भेरी हती रावण नरुड़िया राज विभीषण ने लिद्धा उगारी श्वास श्वास सुमरण गिना राम लक्ष्मण ने ध्यान धरा। मेरे दाएं जानिब गुरुद्वारा और बाएं जानिब चर्च है और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नारायणपुरा में रहने वाले अफराद बिला किसी तफरीह के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कैमरामैन फहीम बलोच के साथ रबिया खान, एक न्यूज कराची। जी ये था जी नारायणपुरा। और नारायणपुरा एक ऐसी खूबसूरत जगह कराची की कि वैसे भी कराची बहुत ज्यादा मल्टीकल्चरल है, यही तो उसकी खूबसूरती है असल में, कि वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए, मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ मजाहिब के लोग आराम से रहते हैं और अपनी प्रैक्टिसेस जारी रखते हैं। अच्छा, अब हम बात क्या कर रहे थे, इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, लेकिन जो मिसाल है वो इस रिपोर्ट को चलाने की वो यूं इस वजह से जरूरी थी कि दुनिया को ये बताया जाए कि लोग एक साथ भी रह सकते हैं और इज्जत एहतराम से दिल में बिल्कुल वो जो एक अपनी जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं उसकी मोहब्बत होनी चाहिए और किसी के खिलाफ नफरत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा कोई मजहब ही नहीं है दुनिया का, जो चाहे आप अपने मजहब को माने, हम अपने मजहब को माने, जो जिस मजहब को माने, कोई ऐसा मजहब नहीं है, मैंने कम से कम जितना मेरी नाकिस इल्म में है, कि कोई किसी को मजहब कोई कह रहा हो कि तुम अगले के मजहब को खत्म करो या तुम अगले के मजहब की इज्जत ना करो या तुम अगले के मजहब में कोई और अगर प्रैक्टिस चल रही है जो कि तुम्हारे मजहब में नहीं है तो तुम उसको जाकर जो है वो ओपनली कंडेम करना शुरू कर दो, उनकी तज़हीक करो, मजाक उड़ाओ उनका। ये चीजें तो कहीं है ही नहीं, ये सिर्फ एक्सट्रीमिज्म की वजह से होता है और इसी एक्सट्रीमिज्म की वजह से आज दुनिया भर में इस्लामोफोबिया फैल रहा है। तो ये जो एक्सट्रीमिज्म है इससे हमें बचने की तदबीर करनी चाहिए। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। कल भी नाजरीन हमने इस इशू पर बात की थी और पूरा मुल्क ही इस इशू को देखकर बहुत ही हैरान, परेशान और अफसोस में मुब्तला है। हम एक दिन एक केस उठाते हैं इस उम्मीद से कि शायद अगले दिन मामलात या सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, और दोबारा होता क्या है कि अगले दिन दोबारा एक नया केस आता है, उससे ज्यादा खौफनाक, उससे ज्यादा दर्दनाक और उससे ज्यादा खतरनाक, कि जिसको देखकर इंसानी अकल और इंसानी वो जो एक आपके माइंड में होता है ना कि इंसान बड़ी एक नाजुक चीज है और इंसान बहुत नर्म दिल चीज भी है, लेकिन हमारा दिल पता नहीं क्यों इतना सख्त और इतना पत्थर दिल हो गया कि हम रोजाना अगलों पे जुल्म करते हैं और हमें उसका कोई अफसोस भी नहीं होता। मरियम जो खातून जिसका के कत्ल हुआ, या उसके हवाले से अब वो मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें पता चलेगा। मिल्लत ट्रेन इंसिडेंट एक और ऐसा वाकया है कि जो बड़ा ही दिलखराश है। इसके हवाले से हम कर रहे हैं बात और करते रहेंगे जब तक हमें ये मालूम नहीं हो जाता कि उस मासूम जान के साथ हुआ क्या। और हमारे साथ एहतिशामुल हक साहब मौजूद हैं जो कि हमारे नुमाइंदे हैं और हमें इस केस के हवाले से अपडेट करेंगे। और मोहम्मद अफजल साहब बिल्कुल उस लड़की के भाई जो हैं, पहले उनसे हम बात करते हैं और जरा सूरत-ए-हाल जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब। अफजल साहब से हमारा जो राब्ता है वो गालिबन मुनक़ता हो गया है। एहतिशाम साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा, एहतिशाम साहब से हमारा दोबारा से एस्टैब्लिश किया जा रहा है। देखते हैं कि ये जल्दी होता है एस्टैब्लिश, क्योंकि ये कनेक्शन में मसाइल आते रहते हैं, होता है, ये तो खैर कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन खातून की जो बड़ी बहन थी शाजिया, उसने ये बताया कि ट्रेन में रश के दौरान मेरी बहन का पर्स गुम हो गया था, पुलिस वाले को कंप्लेन की, वो बदतमीजी करने लगा और 2 एहलकार थे वो साथ ले गए उसको, और फिर उसके बाद मरियम की लाश की हमें इत्तला मिली है। रेस्क्यू अमला जो है वो ये कहता है कि खातून जो थी वो उस पर जिन्नात का कुछ साया था। कुछ लोगों ने ये भी बात की है बिल्कुल कि शायद उसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं था, लेकिन फैमिली ने इस चीज को जी और फैमिली ने इस चीज को डिनाई की है। फैमिली ने कहा है उसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक था और वो जो है वो बाकायदा तौर पर पार्लर में काम भी करती थी और लोगों के साथ उसकी डीलिंग होती थी, तो इस किस्म का कोई मामला उसके साथ नहीं था। ये बड़ा आसान है कि किसी को भी आप कह दें कि इसके ऊपर तो जिन्नात का साया था, तो ये जो है वो अब तो ऐसा था और इसने खुद ही ऐसा कर लिया। लेकिन असल चीज तो सामने आएगी जब तहकीकात मुकम्मल तौर पर होंगी। अब जो पुलिस एहलकार था उसके मुतालिक पुलिस का जो है वो मुतजाद कुछ बयान सामने आ रहा है। एक तरफ पुलिस का कहना यह है कि पुलिस एहलकार जो मीर हसन है उसकी जमानत गिरफ्तारी के अगले दिन हो गई थी 13 अप्रैल को, और वो पुलिस लाइन में कराची में होता है जी। और दूसरी तरफ पुलिस ये बता रही है कि वो मुअत्तल है और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है। तो अब ये दोनों चीज़ें सामने आ रही हैं, इसका स्टेटस भी हम पता करना चाहेंगे। हमारा राब्ता जी अफजल साहब से या एहतिशाम से अगर हो गया तो हमें बता दिया जाए ताकि हम उनसे बात करने की कोशिश करें। जी जी अच्छा, अफजल साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब। सर जी अफजल साहब बताइए, सबसे पहले तो आपकी बहन के साथ मामला हुआ क्या, जो आपको जो तफसील पता है? मेरी बहन के साथ यही मामला हुआ है। वो कराची से फैसलाबाद के लिए आ रही थी, इधर अपने गांव में ईद करने हमारे साथ जी, और वो जब भावलपुर के करीब पहुंची है तो वहाँ से हमें एक कॉल आती है कि भाई आपकी मतलब एक डेड बॉडी मिली हमें और उसके साथ 2 बच्चे हैं। बच्चों का नाम बताया, बच्चों से बात करवाई, तो हमें मालूम हुआ कि हमारे ही बच्चे हैं, हमारी वो बहन है। मैं यहाँ से गया हूँ तो वहाँ भावलपुर अहमदपुर सड़किया पहुँचा थाने में, और थाने से मुझे वो मैंने लाश को पहचाना, बच्चे भी पहचान लिए, और थानेदार नजीर था। अच्छा, मतलब मुझे हैंडल किया वहाँ पे, तो वो मुझे फिर अस्पताल ले गया, लाश भी साथ ले गया, उसका पोस्टमार्टम वगैरह करवाया और मुझे ये बताया गया कि ये ट्रेन से गिरी है और हमें लाश मिली। अच्छा। ठीक है, और जो बाकी लोग थे जिनके बारे में बहुत सवाल भी उठ रहे हैं कि वो ये सारा वाकया देख रहे थे, आसपास खड़े थे और उनमें से किसी ने उस पुलिस एहलकार को रोकने की भी कोशिश नहीं की है, तमाशा देख रहे, तमाशाइयों की बात मैं कर रही हूँ, उनमें से तो किसी से राब्ता नहीं हुआ या उनमें से तो किसी से कोई बयान वगैरह नहीं लिया हुआ पुलिस ने इस सारे मामले की तफ्तीश करते हुए? मतलब है कि मेरे साथ तो ये ऐसा ही फोन पे बात की है और मामले में देखा गया कि कोई उसको बचा नहीं रहा, मतलब जब वो उसको मार रहा है कोई उसके साथ मतलब कोई हेल्प उसकी नहीं कर रहा, वो उसको घसीट के वीडियो में यही देखा जा रहा है कि वो उसको कहीं लेके जा रहा है। अच्छा, जो बच्चे हैं उन्होंने क्या बताया? वो बच्चे तो यही बताते हैं हमें आगे कि वो उसको रोजा रखा हुआ था, हाथ में गिलास था, वो पुलिस वाला उस पर गंदी निगाह रख रहा था, उसको मना करने के बावजूद उसने पहले थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारते मारते बहुत ज्यादा मारना शुरू कर दिया,
और हमें भी मारा, बच्चों को बोल रहे, बच्चे बोल रहे हैं। बच्चों की उम्रें क्या है? बिठा दिया और उसको ले गया। बच्चों की उम्रें क्या है? बच्चा एक 11 साल का है और लड़की जो है वो 9 साल। अच्छा। और ये फिर इन्होंने जब वो ले गया आपकी बहन को वो ले गया अपने साथ, तो फिर बच्चों ने सारा सफर जो है उस ट्रेन में अकेले किया? सर वो यही बताते हैं कि हमें 1-2 स्टेशन आगे आए, गाड़ी रुकी और हमें उतार लिया नीचे, और 2 पुलिस वाले जो थे वो हमें थाने ले गए और बाद में हमें लाश दिखा दी उन्होंने, कि तुम्हारी फोटो की लाश है। अच्छा, तो अब पुलिस की जो कार्रवाई है वो कहां तक पहुंची है और पुलिस इस हवाले से आपसे राब्ते में है? सर हमारे इलाके का एसएचओ था, वो रात हमारे पास इधर आया है, उसने अपनी तरफ से मतलब व्हाट्सएप किया वहाँ के डीएसपी पे, मतलब दरखास्त भेजी थी और दरखास्त के थ्रू मेरी तस्वीर ली, सब मतलब पूछ करके जाने की दरखास्त से आपसे FIR काट, मैंने उन्हें बोला काटें भाई हमारी FIR कटें, हमें तो इंसाफ चाहिए, और यहाँ पे वो FIR कटवा के फिर पुलिस वाले ने ही उनकी बहन का कत्ल किया है। जी अफजल की जैसे आपने बात सुनी है, तो पहला सवाल तो ये उठता है कि अगर बिजनेस खराब था तो फैमिली ने 2 बच्चे उसके साथ क्यों भेज दिए? फिर वो ब्यूटी पार्लर पे काम करती थी जहाँ पे बड़ा सेंसिटिव काम होता है, क्या लोग उससे काम करवाते थे? और दूसरी जहाँ तक बात है मुकदमे की अपडेट की, तो कल शाम में FIR दर्ज की गई है बहावलनगर पुलिस की तरफ से, और FIR दर्ज करने के बाद जो है अब तफ्तीश का सिलसिला शुरू हुआ है। मतलब 8 तारीख को डेथ हुई है मरियम की, और 8 से लेकर 16 तारीख तक किसी भी किस्म का तफ्तीश का सिलसिला शुरू ही नहीं हो सका, कोई FIR दर्ज ही नहीं हो सकी। तो कल शाम में दर्ज की है पुलिस ने, और चले देर आए दुरुस्त आए, अब आगे देखते हैं कि पुलिस तफ्तीश किस हद तक लेके जाती है। क्या कराची में जो पार्लर पे कस्टमर्स आते थे, जो वहाँ पर इसके कुलीग्स थे, उनके बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं? क्या जो मुसाफिर थे उनका रिकॉर्ड किए जाते हैं? अच्छा, ये जो पुलिस वाला था जिसके ऊपर ये इल्जाम है वो अभी मुअत्तल है या जमानत पर है, या उसका क्या स्टेटस है? पुलिस वाला जो है वो मुअत्तल था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन याद रहे कि उसको तशद्दुद के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। थाना रेलवे हैदराबाद में तशद्दुद का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन उसकी जमानत हो गई थी 35,000 रुपए के मुचलके के। उसके बाद गुज़िश्ता रोज जो है रेलवे हुकाम ने उसकी जमानत मनसूख करवाने के लिए अदालत से राब्ता किया है कि इसकी जमानत। और वो क्या वापस ड्यूटी पे आ गया था जमानत वसूल करने के बाद, या वो सस्पेंडेड ही था? नहीं, सस्पेंडेड ही था, ड्यूटी पर वापस तो नहीं आया था। लेकिन जो रेलवे हुकाम की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वो ये है कि इससे तफ्तीश करना अभी बाकी है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। एहतिशाम साहब हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे, वाक़े की तफसील से आगाह कर रहे थे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। रोटियों की कीमत कम हो चुकी है, अवाम उन्नास में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। 16 रुपए फी रोटी और 20 रुपए फी नान। पंजाब में ये मामला शुरू हुआ, उसके बाद वफाक तक पहुंचा, वफाक के बाद खैबर पख्तूनख्वा में पहुंचा। अब ये मामला किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी है? क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि जो नान भाई हैं उन्होंने तो इसको मानने से इनकार कर दिया है और उनकी कुछ गिरफ्तारियां भी चल रही हैं। उसके अलावा किसान अलग नाराज हैं कि हमें अपने जो गंदम की कीमत है वो उतनी नहीं मिल रही, हमें नुकसान हो रहा है, हम बर्बाद हो गए वगैरह वगैरह, इस किस्म के नारे भी लग रहे हैं। बिलाल यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वसीर खुराक जनाब पंजाब के, और वो हमें बताएंगे कि क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा अगर ये बता दें कि ये जो 16 रुपए वाली जो रोटी का जो एक सिलसिला शुरू किया है, बहुत ही खुशाइन सिलसिला है, पॉजिटिव है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए क्या किया जा रहा है और कैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जा रहा है? देखिए, 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने नोटिफाई किया है कि जी जो 20 रुपए की रोटी थी वो 16 रुपए में बिकेगी, 100 ग्राम उसका वेट होएगा, और जो 30 रुपए का नान था जो 120 ग्राम का था वो उसको 25 रुपए पे बिकेगा। तो उसको इंश्योर करने के लिए आपको पता है कि बदकिस्मती के साथ हम लोगों की आदत ये है कि हम वायलेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरे पंजाब में उन्होंने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की और चेक करना शुरू किया, इंस्पेक्शंस की। 2 दिनों में तकरीबन 10 से 1,000 के करीब इंस्पेक्शंस हुई हैं। उसमें अनफॉर्चुनेटली
20-25% जो है वायलेटर्स पाए गए और पंजाब भर में इस वक्त को 430 के करीब जो लोग उनको अरेस्ट करना पड़ा, जो जिनको सेंसिटाइज भी किया गया था बट वो वायलेटर्स रहे, तो उसके बाद उनको गिरफ्तार किया और तकरीबन को 60 लाख के करीब 2 दिन में फाइन भी इम्पोज किए गए। तो इन लोगों को जिनको मैं खुद भी जी पंजाब में टोटल नंबर ऑफ तंदूर जो हैं वो कितने हैं, जिसमें से आप ये नंबर बता रहे हैं कि 25% लोगों को जुर्माने या फाइन्स वगैरह किए गए, गिरफ्तारियां हुई जो कि वायलेटर्स थे, उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि टोटल नंबर कितना है और इम्प्लीमेंटेशन कितनी हद तक इफेक्टिवली हो रही है। इसमें सॉरी मैं आपको शायद कंफ्यूज कर गया कि हमारी जो इंस्पेक्शंस हैं वो 10,000 के करीब हुई हैं, जो एग्जैक्ट इंस्पेक्शंस हैं वो 9,626 के करीब हमारी इंस्पेक्शंस हुई हैं। उसमें जो वायलेशंस जो पाई गई हैं वो 2,548 वायलेशंस पाई गई हैं। जो तंदूर हैं उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारे पास तो गालबन 1 लाख से भी ज्यादा है, मगर हमारी इंस्पेक्शन 2 दिन में इतनी हुई है। ठीक है। तो उसमें जो वायलेटर्स जिन्होंने वायलेशंस की थी उनका मैं बता रहा हूं कि वो 25% के करीब है। अच्छा, अब ये जो नान भाई है ज़ाहिर है जो कीमतें कम नहीं कर रहे, उनका बुनियादी मुद्दा तो यही है कि जब हमें आटा महंगा मिल रहा है तो फिर हम कैसे रोटी की कीमत कम कर सकते हैं। तो बैकएंड से सप्लाई जो आटे की है उसकी प्राइस को कम करने के लिए क्या मामला कर रहे हैं? नहीं, और उसकी प्राइस कम करने के लिए साहब इसमें ये भी ले लें, किसान को भी ले लें। वो कहता है हम कम कीमत पे गंदम क्यों बेचें, हमें नुकसान हो रहा है। ये 2 अलग अलग चीजें हैं, 2 अलग अलग चीजें। मैं कोशिश करता हूं कि पहले अपने पहले पार्ट को आपको जवाब दे दूं। इसमें सप्लाई चेन में कोई इशू नहीं है। पंजाब इस वक्त तकरीबन 23 लाख मीट्रिक टन गंदम उसके पास मौजूद है और हमारे पास खुदा ना खास्ता कोई कमी नहीं है गंदम की। और उसके बाद नई क्रॉप भी आ गई है, उसकी भी बाइंग पंजाब ने करनी है, तो इसलिए इसके शॉर्टेज का कोई इशू नहीं है। एक चीज। दूसरा आपने कहा कि वो किस तरह कम कीमत पे बेचेंगे, तो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ की हदायत पे 500 रुपया 20 kg का बैग, वो पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी रिड्यूस हुई हो प्राइस में 20 kg के बैग की, जो मेरे और आपके घर में आता है जी। तो उसमें इससे भी ज्यादा हम इंशाल्लाह उम्मीद दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में और ज्यादा हमें हदायत है मरियम नवाज शरीफ साहबा की कि इससे भी कम पे प्राइस पे करें। ये वजह है कि हम कह रहे हैं कि जी प्राइस उनको कम करनी चाहिए। उसके बाद एक डिपार्टमेंट में वर्किंग होती है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, वहाँ पे देखा जाता है कि जो तंदूर है उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो रेंट की जो कॉस्ट है वो डाली जाती है, आटे की प्राइस डाली जाती है, उसमें जो सुई गैस का बिल है उसको डाला जाता है और प्लस वो जो तंदूर भाई जो नान भाई है उसका प्रॉफिट डाला जाता है कि वो भी सारा दिन मेहनत मुशक्कत करता है। उसके बाद ये प्राइस निकली है कि जी हम एक बैग से कितनी रोटियां बनती हैं, तो तब हमने इनको कहा है कि 100 ग्राम रोटी जो है इन्होंने 20 रुपए से 16 रुपए की करनी है। उसके बाद इनके रिजर्वेशंस आते हैं, तो उसके लिए भी आज मैंने बाकायदा तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि आज मैं लाहौर में हूँ, कल से मुझे पंजाब के दूसरे शहरों में निकलना है, क्योंकि 2 दिन से मैं लाहौर की गली मोहल्लों में घूम रहा हूँ। आज भी मेरा कुछ मीटिंग्स है, उसके बाद मुझे जो है लंच टाइम पे निकलना है और मैंने देखना है प्राइजेस को क्या है। अच्छा, किसान वाली बात 2 दिन में हम ठीक है, अब हम किसान वाली बात पर आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज की थोड़ी सी जरा समझना चाहूंगा कि ये बात तो आपने बता दी कि ठीक है जी, क्योंकि आटे की भी प्राइस कम हुई है तो फिर रोटी की प्राइस कम होनी चाहिए। आप लोगों ने रोटी की जो रोटी बेचने वाले नान भाई हैं उनकी तो चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं और उनके ऊपर जुर्माने कर रहे हैं। आटे के हवाले से भी क्या ऐसा कोई सिलसिला चल रहा है कि जो आटा जो है वो कीमत से ज्यादा बिक रहा हो? नहीं, आटा गवर्नमेंट जो अपनी नोटिफाई करती है उसको इस वक्त पूरे कंट्रोल में बिक रहा है और हमारे पास स्टॉक्स भी मौजूद हैं, नई क्रॉप भी है, इसलिए आटे की प्राइस में हमें कोई इशू नहीं है। एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि जो प्राइसेस जो कम हुई है ना, मेरी बात सुन लीजिएगा कि जो मैंने आपसे गुजारिश की है ना कि 500 रुपया 20 kg पे प्राइस कम हुई है चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पे, इसको जरा समझ में रखिएगा कि जब आप क्रॉप लेते हैं किसान से और इसको महीनों स्टोर करते हैं, उसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अरबों रुपए, 1, 2, 10 अरब की बात नहीं करता, 100 ऑफ बिलियंस के एक्सपेंडिचर्स आते हैं, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ना उसको बर्दाश्त कर रही होती है। वो जब उन्होंने प्राइस कम की तो उनका फिर ये एम है कि इसका बेनिफिशियरी अवाम को होना चाहिए। उसके लिए हमारी सारी एफर्ट है, वो खुद भी आपने देखा, वो खुद भी निकली है, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ निकली है और हमें भी ये वाज़ेह हदायत है कि भी हमने हर सूरत में गली मोहल्लों में पहुंचना है और पूरी इंतजामिया को हम ऑफिस में नहीं बैठने देंगे, वो भी हमारे साथ गली मोहल्लों में निकलेंगे।
ठीक है, अब किसान एहतजाज कर रहा है, वो कहता है हमें तो दे ही कुछ नहीं रहे, हम नहीं। कितने रुपए पे खरीदा जा रहा है सर किसान से? 2500 का कुछ है सिलसिला। नहीं, ऐसा नहीं है। पंजाब असेंबली में हमने डिबेट रखी थी और बड़ी हीटेड डिबेट थी, और ये एक परसेप्शन बना कि खुदा न खास्ता पता नहीं कोई हम किसान का कोई इत्तेसाल करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कल मैंने बीइंग इंचार्ज मिनिस्टर जब सब दोनों तरफ की बात सुनी, हमारी साइड के लोग जो गवर्नमेंट साइड पे बैठे हुए उन्होंने भी ठीक ठाक तरीके से क्रिटिसाइज किया, और अपोजिशन का उनका तो एक आपको समझ है कि उनका तो हक बनता है कि वो उन्होंने करनी ही क्रिटिसिज्म है। तो उन सब की सुनने के बाद घंटों डिस्कशन हुई पंजाब असेंबली के फ्लोर पे। उसके बाद जब मुझे इसको वाइंड अप करना था स्पीच में, तो बहुत सारी चीजें सुनने को मिली, जिस तरह आप लोग कोट कर रहे हैं कि जी पता नहीं 2500 रुपए, खुदा ना खास्ता 3400 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 3400 पे आ गई। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 3900 रुपीज पर 40 kg प्राइस अनाउंस की है। ये सपोर्ट प्राइस होती है, जो पंजाब की अब तक की, मैं आज से 10 साल पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह वजीर था, ये मैं आपको कह रहा हूं कि अब तक की पंजाब की सबसे बड़ी सपोर्ट प्राइस यही है। कल असेंबली के फ्लोर पे भी ये बात कही गई, और आप जैसे दोस्तों से भी मुझे सुनने को मिला कि शायद पंजाब गवर्नमेंट ने प्राइस कम की है, ऐसा नहीं है। 3900 रुपीज पर 40 kg प्राइस, ये हाईएस्ट सपोर्ट प्राइस है। एक चीज, दूसरी बात ये कि ये भी कहा गया कि जी किसानों को शायद बैग्स नहीं मिल रहे, जिसको बारदाना कहा जाता है, वो नहीं मिल रहा, और बहुत ज्यादा ह्यूमन क्राइम। लास्ट ईयर कितनी थी वैसे प्राइस? क्योंकि कुछ नंबर्स ये आते हैं कि लास्ट ईयर शायद 4000 थी प्राइस, जो इमदादी कीमत थी। आई माइट बी रॉन्ग। लास्ट ईयर कितनी थी ये प्राइस, जो सपोर्ट प्राइस थी? ये लास्ट ईयर भी 3900 रुपीज पर 40 kg थी। अच्छा, ओके। तो इसमें मैं आपसे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग शेयर करना चाहता हूँ। कल पंजाब असेंबली में अपोजिशन की तरफ से एक इल्जाम लगाया गया कि जनाब मुझे मुखातब करके कि मिनिस्टर साहब आप देखें जाके कि जी जो बारदाना है, जिसको बैग्स होते हैं, वो भी नहीं मिल रहा, वो बिक रहा है। तो मुझे बड़ा एक ताज्जुब हुआ कि अभी तो जो बैग्स या बारदाना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ही गवर्नमेंट ने स्टार्ट नहीं की, तो बिक कैसे रहा है? ये इल्जाम की ये इल्जाम ये था, और उसका जवाब ये था। इस पे आप खुद लोग आप सेंसेबल लोग हैं, और सुनने वाले भी आपके सेंसेबल लोग हैं, उन्हें इस चीज का नतीजा अखज़ कर लेना चाहिए कि हमें स्वीपिंग स्टेटमेंट से परहेज करना चाहिए, और जो रियलिस्टिक बात है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि अभी तक वो जो बारदाना या बैग्स जो होते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ही स्टार्ट नहीं हुई, तो बिकने का सवाल कहां पे? किसानों के भी कुछ लीडरों की तरफ से ये बयान आया था कि हमें नहीं मिल रहा है बारदाना, और उनकी तरफ से ये बयान भी आया कि हमें 5000 रुपए होनी चाहिए सपोर्ट प्राइस। नहीं जी, वो किस बेस पे होनी चाहिए? पिछली दफा से मुकाबला कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं पहले ज्यादा थी तो अब उससे कम क्यों दे रहे हैं हमें? किसने? मैंने तो आपको कहा है कि कम नहीं है। 3900 रुपीज ही पिछले साल थी, इस दफा भी 3900 रुपीज है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बता दें। जो चेयरमैन किसान इत्तेहाद हैं, उनका बयान मेरे सामने था, जिसके अंदर चौधरी खालिद साहब उन्होंने कहा कि गंदम की जो इमदादी कीमत है वो पिछले साल 4000 थी, इस साल 5000 होनी चाहिए। मैं उनको कोट कर रहा हूँ उसमें। जी नहीं, मैं आप पिछले साल भी 3900 थी पर 40 kg, इस दफा भी 3900 पर 40 kg है। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। और जिनका आपने कहा जो किसान इत्तेहाद के नुमाइंदे हैं, बिल्कुल हमारे साथ वो कनेक्शन में मौजूद हैं, और अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सुबह है। इंशाल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि आज दोपहर तक हमारी उनके साथ सिटिंग भी है, हमारी मीटिंग्स भी अरेंज हुई है। हम उनको भी ऑन बोर्ड करेंगे, और ये सारी चीजें हम मिल बैठ के इंशाल्लाह तय करेंगे। कोई इशू नहीं है। अभी तो हमारे ये जो गवर्नमेंट की सपोर्ट प्राइस अनाउंस हुई, अभी तो बाइंग स्टार्ट भी नहीं हुई। सही है। और ये है आखिर में कुछ लोग इस पे भी बड़ा वो खैर कंसर्न शो कर रहे हैं, इस पे एतराज नहीं कर रहे, लेकिन कंसर्न शो कर रहे हैं कि पिछली दफा जब सस्ती रोटी स्कीम लॉन्च हुई थी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, तो बैंकों ने बाद में ये शोर मचाना शुरू कर दिया था कि हमें तो पंजाब हुकूमत ने जो सब्सिडी हमसे ज़ाहिर कर्जा लिया था वो वापस ही नहीं कर रहे, या वापस कर ही नहीं सकते थे, पैसे ही नहीं थे खजाने में, या इस किस्म की बातें बड़ी हुई थी, बड़े आर्टिकल्स उस पर लिखे गए। इस दफा हुकूमत जो है वो इन चीजों के लिए तो तैयार है ना? जी बिल्कुल। आप ये बात बड़ी आपने वैलिड की है कि अरबों रुपए, मैं जब पहले भी बात की है कि ये 100 ऑफ बिलियंस के ये इश्यूज होते हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो फूड डिपार्टमेंट है, जब ये बाइंग करता है तो ये कई 100 अरब रुपए की बाइंग है,
और इसमें गवर्नमेंट के पैसे नहीं होते, ये हमने बैंक से लिए होते हैं और उसका इंटरेस्ट देना होता है, और वो इंटरेस्ट देने के भी गवर्नमेंट के पास नहीं पैसे होते, उस पर भी आपको लोन लेना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने देखना है। हमारे इस वक्त हमने इस सूबे को, इस मुल्क को अपना समझ के हमने मूव करना है। ये किसी और का मुल्क या किसी और का सूबा नहीं है। समझने की बात यह है कि हमारे पास 850 अरब रुपए के जो डेट थे ना, वो मौजूद थे, और गवर्नमेंट ने आके को तकरीबन हाफ ऑफ जो इसके जो डेट है उनको रिटायर किया है। दोबारा हम नहीं चाहते कि फिर दोबारा ये बिलियन की बजाय, 100 ऑफ बिलियन की बजाय ट्रिलियन में लोन चले जाए। फूड डिपार्टमेंट नाको नाक कर्जों में डूबा हुआ है, हमने इसको भी देखना है। फूड सिक्योरिटी पे हमने उतने पैसे खर्च करने हैं जितने हम अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पे ये पंजाब गवर्नमेंट को, और पंजाब गवर्नमेंट में मरियम नवाज शरीफ साहब ने हम सबको हदायत दे रखी है कि हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में फोकस करना है, और जो किसान है उसकी इनपुट्स पे हमने इन्वेस्ट करना है। इनपुट्स में उनकी फर्टिलाइजर आती है, उनका यूरिया आता है, उनके पेस्टिसाइड्स आते हैं, उस पे हमने उनको किसान कार्ड की शेप में मरियम नवाज शरीफ खुद थोड़े दिनों में अनाउंस करेंगी, उसमें इंसेंटिव देने जा रहे हैं ताकि किसान को मुझे जो क्रॉप है इसकी जो प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कम हुए ताकि उसका प्रॉफिट ज्यादा बन सके। बिल्कुल इसका ये तरीका नहीं है कि हम इस क्रॉप को ऊपर से ऊपर लेके जाते हैं, उससे पंजाब या पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है किसी सूरत भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। हमने ये तहैया कर रखा है कि किसान, क्योंकि पाकिस्तान का सब रीढ़ की हड्डी है, जो ज़राअत है वो रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान खुशहाल होएगा तो पाकिस्तान खुशहाल होएगा, ये हम इस पे कन्विंस्ड हैं। मगर हम इसका तरीकाकार ये नहीं है कि हम इसकी कर्जों का बोझ बढ़ाते जाएं और जब टर्म पूरी हुई तो बताएंगे कि ये जो ट्रिलियन ऑफ रुपीस जो है ना कर्ज जो पंजाब गवर्नमेंट ने अपने ऊपर डाला हुआ है, इससे निकलने का तरीका यही है कि हम उनको, किसानों को किसान कार्ड की शक्ल में उनको इंसेंटिव दें, उनको जो उनकी जो फर्टिलाइजर है उसमें सब्सिडी दें, उसमें उनकी सपोर्ट की जाए। और देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये अनाउंसमेंट भी सामने आएगी और इसकी आप रिफ्लेक्शन भी देखेंगे कि किसान इंशाल्लाह ताला कंफर्टेबल होगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बिलाल यासीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, वजीर खुराक पंजाब। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं कुछ कानून की, लेकिन ये कानून जो है वो खेलों से जुड़ा हुआ है। मतलब ये नहीं कि कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि खेलों के हवाले से मुल्क में क्या कवानीन है और जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं उनको किस किस तरह के केसेस का सामना करना पड़ता है, कैसे उनको जो है वो कानूनी मुआवनत फराहम की जाती है, इस हवाले से हम बात करेंगे। अबीहा हैदर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की मैनाज फुटबॉल प्लेयर रही हैं और अब स्पोर्ट्स लॉ करके जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं उनको कानूनी मुशावरत दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं। सबसे पहले ये बताएं, ये स्पोर्ट्स से कानून, हाँ ये जो हमारी फेडरेशंस में करप्शन होती है उसके खिलाफ क्या कानून है वो बताएं। अभी कुछ चीजें ना अंडर द रडार चल रही हैं, तो आई थिंक वो जल्दी मंजर आम पर भी आने वाली हैं। और आपका जो सवाल था कि स्पोर्ट्स से कानून तक का सफर, तो स्पोर्ट्स में 10-11 साल की उम्र से खेल रही थी। 13.5 साल की उम्र में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर लिया था इंटरनेशनली। वो कुछ 10-12 साल की जर्नी है इंटरनेशनल, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं, सब कुछ, पावरफुल मुस्लिम वुमेन इन द वर्ल्ड भी है। फिर लॉ जो था ना वो ग्रेड 6th में एक पैशन था मेरे अंदर कि यार वकील बनना है, वो टू गिव बैक टू द सोसाइटी, लोगों की हेल्प करना है, मदद करना है। तो 2018 में मैंने अपनी वकालत की जर्नी स्टार्ट कर ली, मतलब लॉ डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। 2020 में मैं ग्रेजुएट हुई, 2021 में मैंने LLM मास्टर्स कर लिया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। अब सवाल ये था कि स्पोर्ट्स एक बिल्कुल अलग फील्ड है, लॉ एक बिल्कुल अलग फील्ड है, इनको जोड़ा कैसे जाए कि मेरा वो करियर भी 12 साल जाया ना हो जाए बिल्कुल ही, और जो नया करियर मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो भी बिल्कुल ब्लैंक ना हो कि मैं क्या करूँ उसमें। तो फिर ऑब्वियसली मैंने कहा जितना मेरा एक्सपीरियंस, हर्डल्स, जितना कुछ मैंने 12 साल में स्पोर्ट्स के अंदर देखा है, लूप होल्स क्या हैं, प्लेयर्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, लीगल हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या प्रोटेक्शन होनी चाहिए, एंड देन ऑब्वियसली जब लॉ कर लिया तो आपको वो सारी लीगैलिटीज और वो पता चल गई, तो मर्ज करने का सोचा फिर। तो हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को बुनियादी 3-4 इश्यूज क्या फेस करने पड़ते हैं लीगली? देखिए, बुनियादी सबसे ज्यादा तो एक जो इशू होता है वो होता है आपके कॉन्ट्रैक्ट जो कि पूरे नहीं होते। आपके साथ
कॉर्पोरेशंस होते हैं, कंपनीज होते हैं, ब्रांड्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं बट देन पेमेंट्स नहीं देते, एग्रीमेंट करके आपको बाउंड कर लेते हैं, आपने अपनी ड्यूटी भी उनके साथ कर दी है, फॉर एग्जांपल कोई कमर्शियल है आपने कर दिया बट देन नाउ यू कांट आस्क फॉर पेमेंट, एंड फिर उस पेमेंट के लिए स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को पीछे भागना पड़ता है, विच इज नॉट अ साउंड थिंग टू डू। फिर अगर अभी तो ये लोकल बात है, ठीक है, इंटरनेशनली अगर मैं बात करूं, एक हमारे काफी एक माया नाज खिलाड़ी है, अभी मैं उनका नाम नहीं ले सकती, उनका एक इंटरनेशनल केस आ गया था डोपिंग का। अच्छा। क्योंकि वो अपनी फील्ड के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल के ऊपर, एंड ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन इन हिज फील्ड। तो वो जब उस हिसाब के केसेस जब आपके पास आते हैं ना, बिकॉज ऑब्वियसली जब खिलाड़ी दे आर नॉट लीगली अवेयर, ठीक है, उनके ऊपर जब इंटरनेशनल फेडरेशन प्रेशर डालती हैं कि फॉर एग्जाम्पल डोपिंग चेक कराओ, उन्हें केमिकल्स नहीं पता, वो लोग अपनी रैंडम रूटीन के सप्लीमेंट्स लेते हैं बट वो डोपिंग में आ जाते हैं। सो एक ऐसे एक ये लास्ट ईयर का एक केस है जो मेरे पास आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर फाइट किया और हमने उनके ऊपर से बैन भी हटवा लिया, और उसके बाद उन्होंने 3 चैंपियनशिप्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, अगेन वर्ल्ड चैंपियन बने। तो इस तरह के जो केसेस है ना, जिधर हमारे एथलीट्स बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं कि लीगल सपोर्ट उनको कहाँ से मिले, वो मैं और हमारी फर्म पीछे से उनको देते हैं, क्योंकि एक तो मुझे खुद इस पूरी जर्नी का पता है। एक और सवाल है कि क्या नेपोटिज्म के खिलाफ भी कोई कानून एग्जिस्ट करता है, लॉ है? देखिए, नेपोटिज्म एक कहने की बात है, नहीं प्रूफ भी किया जा सकता है। नेपोटिज्म गैर कानूनी कैसे हो गया? पहले तो मुझे ये समझाया जाए। है जो भी इंसान अगर स्पोर्ट्स में आ रहा है या किसी भी फील्ड में जा रहा है, इन एनी भी उसकी स्किल है ना, अगर उसको पब्लिक ने डिनाई कर दिया तब तो बात है, वो तो वो फिर मेरिट वाली चीज है, वो तो एक प्रैक्टिकल चीज आ जाती है वहां पे। लेकिन अगर कोई और नहीं, मैं सिलेक्शन की बात अगर है, मिसाल के तौर पे 2 खिलाड़ी हैं, एक जो है वो भांजा भतीजा है बड़े मामे चाचे का, बड़े का, और जो दूसरा है वो कुछ भी नहीं है, गरीब आदमी है लेकिन खेलते दोनों बहुत अच्छा है, इनमें से किसकी सिलेक्शन होगी? वो तो उसी की होगी ना कि जिसका वो चाचा मामा जो है वो लगा हुआ है ऊपर। अब यहाँ पर वो तो इसके हवाले से कोई है कानून कि वो अगला प्रूव कर दे कि आई एम बेटर देन हिम एंड ही शुड बी रिमूव्ड? इट्स ऑल अबाउट मेरिट एंड डीमेरिट। नेपोटिज्म के ऊपर ना कभी भी लॉ बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप फेवरेटिज्म को लाकर कोर्ट के अंदर जस्टिफाई नहीं करवा सकते। वो चीज होती है जो फील्ड पे नजर आती है, वो फिर उस जो भी बंदा है हेड, वो फिर उसके ऊपर पर्सनल एक क्रिटिसिज्म जाता है, लोग उसको टारगेट करते हैं, वो फिर वो वाली फील आ जाती है। अच्छा, हमारे जो खिलाड़ी हैं वो कवानीन से कितना ज्यादा आगाही उनको हासिल है? बिल्कुल नहीं है। ऑनेस्टली हमारे प्लेयर्स को उनके राइट्स नहीं पता होते। ये हर खेल की बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी एग्जैक्टली। ये मैं हमारे जो लेजेंडरी प्लेयर्स होते हैं ना, ठीक है, मैं उन तक की बात यहाँ पे करती हूँ, बिकॉज अब हमारी फर्म के ऊपर, मेरे अपने पैनल के ऊपर वी हैव 30 सच लेजेंडरी प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर अगर मैं नाम लूं, वसीम अकरम साहब भी आते हैं, शाहिद आफरीदी साहब भी आते हैं, जो कि वो एक एजेंसी जो उनको रिप्रेजेंट करती है, वी आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दैट एजेंसी। सो विद दैट 30 लेजेंड्स को हम खुद या मैं खुद पर्सनली रिप्रेजेंट करती हूँ। तो ऑब्वियसली क्योंकि उनका काम है फील्ड में जाके परफॉर्म करना, दे डोंट हैव टू नो द लीगैलिटीज, ठीक है। फॉर मी आई नाउ नो द लीगैलिटीज, क्योंकि मैंने फील्ड में परफॉर्म कर दिया है, अब मैंने लॉ पढ़ ली है, तो मुझे वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस मैं उनको बेहतर समझ सकती हूँ। अब वही केस अगर वो किसी नॉर्मल फर्म के पास लेके जाते हैं तो वो ग्राउंड रियलिटीज नहीं समझ सकते, वो इंटेंशन, वो थिंकिंग, वो मेंटल वल्नरेबिलिटीज नहीं समझ सकते जो हम समझ सकते हैं। बैरून मुल्क क्या प्रैक्टिस होती है? देखिए, बैरून मुल्क ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि उन केसेस को ना आर्बिट्रेशन में लेके चले जाए, क्योंकि होता भी यही है, जब इंटरनेशनल केसेस होते हैं और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के दरमियान केसेस होते हैं, तो वो कोर्ट में जाने के बजाय वो आर्बिट्रेशन होती है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। तो उधर हमारा पैनल और उनका पैनल बैठकर थ्रू ऑनलाइन मीटिंग अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स जो है वो बताता है, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, देन वी ट्राई टू फाउंड अ कॉमन रियलिटी, कॉमन ग्राउंड। जैसे मैंने अभी आपको बताया जो लास्ट ईयर एक केस हुआ था, उसमें भी यही था, हमने आर्बिट्रेशन क्लेम की, आर्ग्यूमेंट्स को आउट ऑफ द कोर्ट जूम पे किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट हिम आउट ऑफ दैट केस एंटायरली। हालांकि केस उन्होंने बहुत बड़ा बना दिया था और एक लाइफ टाइम बैन लगा दिया था उसके ऊपर। तो इस तरह जो चीजें हैं ना, जो हमारे इवन सेलिब्रिटीज को ये राइट्स, ये लिबर्टीज, ये फ्रीडम्स जो लॉ ने उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है, ग्रांट किया हुआ है, उसकी अवेयरनेस नहीं है, विच नाउ वी आर ट्राइंग कि हम उनको प्रोटेक्ट करें, और आई थिंक नेक्स्ट टाइम आप दोनों को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मुझे मजा आ गया, बिल्कुल मुझे मजा आ गया। ये एक चीज इन्होंने तो मेरे आइडिया को डिनाउंस कर दिया दोनों ने, तो मैंने सोचा भाई गूगल भाई से देखें, पूछे भाई दुनिया इतनी बड़ी है, कुछ तो होगा। नेपोटिज्म इज नॉट टेक्निकली इलीगल अंडर करंट लॉ। मैंने भी यही कहा था। The UK government states that it is against the law to treat someone less favorably than someone else on the basis of a personal characteristic such as religion, sex, gender reassignment और age वगैरह। इसमें डिफरेंस क्या होगा? बात वही है, बात ये हमने लॉ बनाया बनी है, because
ना करो, वो ये कह रहा है नहीं करना चाहिए, वो तो सबको पता है नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रूव नहीं हो सकता ये कि नेपोटिज्म हुआ है। क्योंकि जो सिलेक्शन होता है वो क्राइटेरियाज बना करके, भाई हमने इस क्राइटेरिया पे इसको सिलेक्ट किया कि जी ये पहले 10 ओवरों का अच्छा खिलाड़ी है। अब आप साबित करते रहे हो सकते हैं, जो हमने बात की, आप जाके उसको सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज करें या प्रिंट मीडिया पे क्रिटिसाइज करें, बट आप उसको कोर्ट में ड्रैग नहीं कर सकते। जी, थैंक यू भैया, बहुत शुक्रिया, बात आपने बड़ी कमाल की है। और हम चाहेंगे कि बाकी भी जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं उनको भी लीगल प्रोटेक्शन मिले, और तमाम लोग, जाहिर है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं जिसमें स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को लीगल अवेयरनेस की जरूरत है, तो ये कवानीन से निपटने के लिए लॉयर्स ही असल काम कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक्साइटमेंट हमारी बहुत ज्यादा है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है और होनी भी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको माजी में ले जाती हैं, आपकी या तो खूबसूरत खूबसूरत यादें आपको याद कराती हैं, या आपका प्यारा प्यारा बचपन आपको याद कराती हैं, और दोनों ही सूरतों में आप एक नॉस्टैल्जिया का शिकार हो जाते हैं। जब हम स्कूल में थे तो एक ग्रुप आया था जी, म्यूजिकल ग्रुप, उसका नाम था वाइटल साइंस। उस वाइटल साइंस के अंदर एक साहब ऐसे थे जो कि बहुत ही पैशनेटली, भाई उस वाइटल साइंस में जितने भी साहिबान थे वो सब ही जो थे वो पैशनेट थे, बिल्कुल। और उनमें लेकिन तो इनका जो स्टाइल था ना वो ऐसा था कि बस ये वो जो कहते हैं ना मस्त है और गिटार बजा रहे हैं। हाँ। और वो विजुअल जो है वो आज तक मेरे जहन में नक्श है। वो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, और उनके साथ मेरा ख्याल है उनसे भी खास शख्सियत कहें तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल, ये वो लड़का है जो कि रबाब बजाता है, और क्या कमाल का इंस्ट्रूमेंट है ये जी, और बड़ी खूबसूरती से बजाता है। और मजे की बात ये है उम्र में बड़ा छोटा है, उम्र में बहुत छोटा है, और ये बगैर देखे रबाब बजाते हैं। रिजवानुल हक साहब वाइटल साइंस के लेजेंडरी लीड पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं, और फवाद आलम खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो फवाद, कैसे हैं रिजवान साहब? फाइन, थैंक यू। रिजवान साहब, सबसे पहले तो हम सब आपके फैन हैं, ये बात तो तय है। थैंक यू सो मच यार, आई एम रियली ऑनर्ड, थैंक यू। सर एक सेकंड, इस मुल्क में ऐसा कौन है जो आपका फैन नहीं है? वाइटल साइंस के गाने जिसको ना पसंद हो, वो बंदा मुझे दिखाओ, उस पर सुप्रीम कोर्ट की कितनी दफात हम कानून की लगाएंगे। बिल्कुल, बहुत खुशी होती है, बल्कि आई एम सो हैप्पी कि आई एम हियर फॉर योर शो। बहुत शुक्रिया, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू। थैंक यू सो मच। ये हीरा आपने कहाँ से ढूंढा? ये जी एक एक्सेप्शनल बच्चा है, एंड फवाद को मैंने एक्चुअली डिस्कवर किया था अबाउट 1 मंथ अगो। अच्छा, 1 महीना पहले एक और चैनल पे एक ब्लाइंड आइडल कंपटीशन हो रहा था, जिसमें ऑल ओवर पाकिस्तान फवाद जैसे बच्चे आए हुए थे, एंड आई सॉ फवाद प्लेइंग दी रुबाब, एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। मैंने कहा यार ये बच्चा जो है ना, बिल्कुल ही इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और उसी दौरान मैं, हमारा आपको एक गाना याद होगा, सांवली सलोनी, बिल्कुल, तो वो उसको मैं पहले आप लोगों ने गोरे रंग का जमाना किया था, बिल्कुल, फिर उसके बाद आप लोगों ने कहा भाई साहब बिल्कुल, तो वो आई वाज प्लानिंग टू सॉर्ट ऑफ रिवाइटलाइज सांवली सलोनी, एंड देन आई थॉट ऑफ फवाद। मैंने सोचा कि यार एक हम लोग एक कोलैबोरेशन करते हैं जिसमें गिटार्स के साथ मैं फवाद को रुबाब पे लेके आऊंगा। वेरी गुड, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्कड आउट ब्यूटिफुली, beyond my expectations, yeah. And Fawad displayed his talent extremely well on that song. तो फवाद, आपने कैसे सीखा ये रबाब? और सुना है आप एक रबाब ही नहीं बजाते, आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। जी मैम, मुझे बचपन से शौक था और मैंने पिंडी में आके उस्ताद से थोड़ा बहुत रबाब सीखा है। बस उन्होंने बेसिक्स मुझे सिखाई थी, बाकी मुझे शौक था तो मैंने सारा गाने निकालना। तो अच्छा, आपको कितना नजर आता है ये आप हमें बता सकते हैं कुछ? जैसे हम आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त? जी सर, इसमें कैटेगरीज होती है B1, B2 और B3, तो इसमें मैं B2 हूँ। अच्छा, और उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि जो एक तो होता है कि फुल प्रॉपर ब्लाइंड, एक होता है पार्शियली ब्लाइंड, तो मैं पार्शियली ब्लाइंड हूँ। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा आप कितने इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? मैं आल तो सारे बजाता हूँ, हारमोनियम, गिटार, रबाब वगैरह। अच्छा जी, वाह वाह। और उम्र कितनी है आपकी? उम्र 11 साल सर। 11 साल की उम्र में आप ये सारे इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं? सुनने में आया, मेरी मालूमात के मुताबिक तो 11 साल की उम्र में 10 इंस्ट्रूमेंट्स। वाह 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 वाह। और आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, जब ये स्टूडियो में आए मेरे, तो मैंने फवाद ने सांवली सलोनी सुना हुआ नहीं था पहले, हाँ, तो मैंने इसको सुनाया,
तो मैंने कहा यार देख मुझे इस तरह का एक पीस चाहिए ना, विद इन सेकंड्स He picked it up. वाह, चलें तो बस फिर हम भी डेमोन्स्ट्रेशन उसका देखते हैं फवाद, आप हमारे लिए भी बजा दें और सुनाए हमारे नाज़रीन को। फैमिली याद है तुम्हें जो हमने थोड़ा बहुत किया? जी सर। हाँ बजाओ। तो आप गाएंगे और ये बजाएंगे इस तरह सिस्टम? जबरदस्त, तो आगाज करें भाई। सलोनी सी महबूबा तेरी चूड़ियां शडंग करके जाने कैसी आस दिलाई, हाय हाय कर सब लड़के सांवली सलोनी सी महबूबा तेरी चूड़ियां शडंग करके जाने कैसी आस दिलाई, हाय हाय कर सब लड़के। क्या बात है भाई, क्या बात है, मजा ही आ गया वैसे। मैं वाकई हम तो he's exceptional स्किल लेवल इस बच्चे का, फवाद का इस एज में और अगर हम मतलब आगे ले जाएं इसको 10 साल बाद हम इसके स्किल लेवल पे अगर बात करें, he is the asset of Pakistan and we are blessed to have a kid like him. अच्छा मैं म्यूजिक की आपको एक बात बताऊं कि एक मकसद जो था इनके साथ कोलैबोरेट करने का, वो मेरा ये था कि वाइटल साइंस 30 साल पहले था, 90s में। बिल्कुल इसकी उम्र के बच्चे या ऐसे कुछ बड़ी उम्र के बच्चों को वाइटल साइंस का इतना शायद इल्म ना हो। नहीं, बिल्कुल। सो आई वांटेड कि एक जवान के साथ कोलैबोरेट करूं मैं, और ताकि लोगों में जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनमें एक अवेयरनेस आए कि वाइटल साइंस का म्यूजिक क्या था बेसिकली। तो अभी भी वाइटल साइंस के जो लोग हैं वो सारे कनेक्टेड हैं? ओह यस यस, कनेक्टेड इन द सेंस के वी आर नॉट देयर एज अ बैंड। सही, बिल्कुल। ये तो अल्लाह को प्यारा हो गया बेचारा। बिल्कुल। एंड शाई एंड रुहेल, they are busy with their own thing. Ruhail did Coke Studio. He's the creator of Coke Studio, and mashallah he's doing really well. And Shai is doing really well as well. He's in Karachi and he's got his studio set up. तो वो तो स्टूडियो में काम करते हैं। और आप आवारगी कर रहे हैं? मैं आवारगी कर रहा हूँ। ये आवारगी की तरफ ये क्या है? ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। पता है मैं इस उम्र में आ गया हूँ, ठीक है, मैं तकरीबन अब 60 साल का हो गया हूँ। एंड मैंने सोचा यार मैंने सारी उम्र मैंने शराफत से गुजारी है, तो मैंने कहा जो ये अल्फाज है ना आवारगी, इसको एक शराफत तरीके से ना इसको इस्तेमाल किया जाए। यूजुअली देखें आवारगी का क्या मतलब है, आवारापन। बिल्कुल। लेकिन मेरा जो मकसद था, जो मैंने गाना बनाया उसमें ये मेरा मकसद था कि आवारगी से मैं जिंदगी गुजारी मैंने, लेकिन प्यार में लोगों को प्यार दिया, लोगों से प्यार लिया, किसी को दुख नहीं पहुंचाया। बिल्कुल। लेकिन ये सब कुछ आवारगी में होते हुए सब कुछ मैंने पाया। तो मेरा मकसद इस दफा जो मैंने गाना बनाया है वो ये था। सही, वो एक तो था वो आवारगी में हद से गुजर जाने वाला मामला, एक वो भी था गुलाम अली साहब की आवारगी। बिल्कुल आवारगी बहुत, तो ये लेटेस्ट आवारगी। तो इसके मायने आप बहुत कुछ मतलब डिफरेंट मीनिंग्स निकाल सकते हैं आवारगी। तो मेरा मकसद ये आवारगी एंड द वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हाई टेक डिजिटल, ये यार ये तो उफ माय गॉड, अब ये तो इट टुक अस अबाउट 6-7 मंथ्स, कुछ 7 महीने में लगे थे इस वीडियो को कंप्लीट करते हुए। ये पहली वीडियो पाकिस्तान में जो फुली एनिमेटेड AI सॉन्ग है, फुली एनिमेटेड, एंड इट केम आउट वेरी डिफरेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और लेकिन
को बनाने में बड़ा टाइम लगा हमें, कोई बात 6-7 months। जरा अभी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिसको लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी है, टेक टाइम। लेकिन इट वाज फन मेकिंग इट। एंड तो मैं ये चाहूंगा कि आवाज़गी भी अगर थोड़ा सा अगर आप हमारे नाजरीन के लिए लाइव गुनगुना सकें। हाँ, वो वैसे मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि वो गिटार तो आपका है नहीं इस वक्त। जो सॉरी, वो आज मेरा बल्कि शो है जी, लोकल यूनिवर्सिटी उधर, तो ऑल द इक्विपमेंट इट्स ऑल ओवर देयर। एनीवे, आवारगी काम आ गई, दीवानगी काम आ गई, दिल ने सुनी दिल की सुबह, दिल पे हुआ दिल मेहरबान, आवारगी काम आ गई, दीवानगी काम आ गई। एक प्यार था, इकरार था, चाहत भरा इज़हार था, एक बार देखा था तुझे, क्या नूर का दीदार था, वो रोशनी काम आ गई, दिल ने सुनी दिल की सुबह, दिल पे हुआ दिल मेहरबान, आवारगी काम आ गई, दीवानगी काम आ गई। क्या बात। तुम दूर थे, तुम दूर थे, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तुम मिल गए, तुम मिल गए, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, वीरानियां कम ना हुई, तन्हा था मैं, तन्हा रहा। मैं तो वहां पहुंच गया था, वहां पहुंचा हुआ था मैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिस वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बिल्कुल। फवाद, अब आपसे हम चाहेंगे कि हमें आखिर में कुछ सुना दें। जी जी। बिछड़े अभी तो हम हेवी किड, बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे, इस हाल में बरसों, मौत ना आई तेरी यार, क्यों आई है लंबी जुदाई, 4 दिन दा प्यार और अबा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, 4 दिन दा प्यार और